हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर के भागों के बारे में अध्ययन किया था कि कौन सा ट्रांसफार्मर किसका, जो ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं वो किसके बने होते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस के बारे में, कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितने प्रकार के लॉसेस पाए जाते हैं और वे लॉसेस किन किन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो चैप्टर के अंदर जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लॉसेस, यानी हानियां। हानियां क्या होती है? हानियों की बात करें कि ट्रांसफार्मर के अंदर कई तरीके की हानियां जो पाई जाती है वो क्या करती है कि लॉसेस होते रहते हैं और अनावश्यक रूप से धारा का क्या करते हैं, व्यय करते हैं। और अनावश्यक रूप से धारा की जो व्यय होती है, जो हानियां होती है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाहर निकलती है वो हानियां वो उष्मा के रूप में क्या निकलती है, बाहर निकलती है। जिससे क्या होता है कि जो मशीनरी अपने कार्य कर रही है, जैसे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग हो रही है या फिर कोर है, ठीक है, वो क्या हो जाती है कि गर्म हो जाती है। गर्म होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कई बार कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी जल जाती है। तो ये लॉसेस के कारण होता है। यानी सबसे पहले बात करते हैं कि जो लॉसेस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। लॉसेस की बात करें, सबसे पहला जो टाइप आता है कि लॉसेज, दो प्रकार की जो लॉसेज होते हैं। सबसे पहला अगर बात करें कि स्थिर हानियां। स्थिर हानियों से मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरीके की हानियां पाई जाती है। यानी पहले को बोला जाता है फिक्स हानियां, यानी स्थिर हानियां, और दूसरी आती है गतिशील हानियां, डायनेमिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है कि स्थिर हानियां, यानी फिक्स्ड लॉस। अब बात करते हैं कि दो नंबर आता है आपका गतिशील यानी डायनेमिक। गतिशील यानी डायनेमिक। दो तरीके की हानियां लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि स्थिर हानियां। स्थिर हानियां से मतलब है कि आप लोग समझते होंगे कि जो स्थिर यानी जो फिक्स रहती है। यानी एक बार जब हानि स्टार्ट होगी, मान लेते हैं कोई मशीनरी है जिसमें लॉसेज हो रहे हैं 10 वाट के, जो लॉसेज होते हैं वो आपके वाट में नापे जाते हैं, पावर ऑफ लॉसेज। तो क्या होता है कि जैसे कि हानि क्या है कि आपकी 100 वाट हो रही है, अगर लोड लगाया तो भी कितनी है, 100 वाट है। लोड हटा दिया गया है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर लाइट तो चल रही है, पर क्या होगा कि लोड हटा दिया। लोड का मान हटाने के बाद भी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर लॉसेज हैं तो नो लोड हो चाहे फुल लोड हो, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज पाए हैं तो क्या होगा कि वो किस प्रकार की हानियों के अंदर आता है, आपका स्थिर हानियों के अंदर आता है। स्थिर हानियां क्या होती है कि अगर आप लोड का मान बढ़ा दो चाहे लोड का मान कम कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वो हानियां जो लोड पर डिपेंड नहीं करती है, वो किस प्रकार की हानियां कहलाती है, स्थिर हानियां कहलाती है, यानी फिक्स हानियां। इसके अंतर्गत अगर बात करें कि दो हानियां आती है, इसको जो स्थिर हानियां होती है इसको बोला जाता है आयरन लॉस। आयरन लॉस एक क्या है कि एक अस्थिर हानियों के अंतर्गत आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आयरन लॉस निम्न में से लॉसेज में आता है, क्या आयरन लॉस डायनेमिक होता है, क्या आयरन लॉस स्टैटिक होता है, तो आप क्या बताओगे, फिक्स्ड या फिर स्टैटिक लॉसेज होता है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो परिवर्तित लोड पर चेंज होता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लॉसेज आयरन लॉस आता है, आयरन लॉस क्या होता है कि इसके अंदर होता है यानी लोहा हानियां। लोहा हानियों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, चुंबकीय हानियां भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लोहा हानियां होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले अगर बात की जाए कि हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और आगे बात करते हैं एडी करंट, एडी करंट लॉस। ट्रांसफार्मर के अंदर है जो स्थिर हानियां होती है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहले जो बात करते हैं कि स्थिर हानियों के अंतर्गत लोहा हानि आती है। लोहा हानियों को चुंबकीय हानियों के नाम से भी क्या है, जाना जाता है।
और जो लोहा हानियाँ, जो चुंबकीय हानि होती है वो आपकी दो टाइप की होती है, हिस्टैरिसीस हानि और क्या होती है, एडी करंट हानि। अब बात करते हैं कि हिस्टैरिसीस हानि होती है वो ट्रांसफार्मर की कोर में पाई जाती है, यानी जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर यूज में लाए जाते हैं। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर की कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया था, ठीक है। इसको क्या है कि किसके लिए थी अपने, सिलिकॉन स्टील की। आपको बताया था कि सिलिकॉन स्टील की कोर क्यों ली जाती है, आप सभी को पता भी है कि सिलिकॉन स्टील की कोर क्यों ली जाती है, बाकी अन्य धातु की क्यों नहीं लेते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछली क्लास में अपने बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, कोर के अंदर पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि हिस्टैरिसीस लॉस को अपने कम नहीं कर सकते, यानी इसका मान अपने कम है, ये यानी अगर इसका मान अगर करना चाहे यानी जीरो नहीं कर सकते अपने, इसका मान अपने कम कर सकते हैं, बिल्कुल समाप्त इसको हिस्टैरिसीस लॉस को नहीं किया जाता। हिस्टैरिसीस लॉस किसके कारण होता है, तो अपने बात करते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। हिस्टैरिसीस लॉस को अगर आपने एक वेक्टर डायग्राम की सहायता से समझे, यहाँ पर होता है बी चुंबकीय फ्लक्स ना, तो यहाँ पर होता है चुंबकन बल, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब लोहे को एक, जैसे कि मेरे पास एक नरम लोहे की छड़ है, उस पर मैंने वाइंडिंग लपेट दी है और इस वाइंडिंग को मैं अगर प्लस माइनस सप्लाई देता हूँ, डीसी सप्लाई देता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पर एन पोल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एस पोल बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने सप्लाई का मान जीरो कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो जीरो नहीं होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है, जिसको बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व या फिर रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म बोला जाता है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है। जैसे कि वीकराव के अनुसार से देखें, यानी मेरे पास एक कॉइल थी, इसमें क्या था कि जैसे मैंने करंट स्टार्ट की तो क्या हुआ कि धारा का मान बढ़ा, चुंबकीय यानी एच का मान बढ़ा, और वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का भी मान बढ़ा, यहाँ पर कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे मैं सप्लाई का मान क्या करता हूँ, जीरो करता हूँ, यानी एच का मान मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो ये धीरे धीरे क्या होगी कि इस टाइप से यहाँ आके रुक जाएगी। अब क्या होगा कि एच का मान तो क्या हो गया, जीरो हो गया, पर बी का मान अभी भी कहाँ है, इतना, अभी भी इतना क्या यहाँ पर पड़ा है, ये क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मान जीरो नहीं होता है, ठीक है। एच का मान क्या हो गया, जीरो, यानी मैंने धारा देना क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। फिर भी क्या होगा कि एच बी का मान क्या, अभी चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर पड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लक्स है वो क्या कहलाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व या फिर रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म कहलाता है। अब क्या होगा कि जैसे मैं सप्लाई चेंज करके टर्मिनलों को मैं सप्लाई वोल्टा फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो धारा जाएगी, स्टार्टिंग में तो जो धारा जाएगी वो क्या है कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व बचा हुआ है वो क्या है कि पहले अपन ने सप्लाई दी थी उसकी तरह तरीके से बना है। अब क्या होगा, मैंने सप्लाई के टर्मिनल क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया, तो ये क्या होगा कि इसको पहले क्या करेगा, इसको खत्म करेगा, यानी जो अवशिष्ट चुंबकत्व पहले पड़ा है उसको खत्म करेगा। उसके बाद में क्या होगा कि ये एच का मान क्या होगा, मैंने इस साइड लगाया, यानी इस अब की बार माइनस, ये वाला प्लस मान लेते हैं, ठीक है। मैंने सिरे क्या कर दिए, चेंज कर दिए गए, तो इस बार क्या होगा यहाँ से, यानी चुंबकन बल का मान तो अभी भी चल रहा है, एच का मान है देखो बढ़ रहा है, इस साइड में बढ़ रहा है एच का मान, पर अभी भी बी का मान अभी भी क्या है, जीरो है, बी का मान अभी भी क्या है, जीरो है, यानी जो एच का मान अभी भी चल रहा है। यहाँ तक आते ही क्या होगा कि यहाँ तक जो लॉसेज हुआ है, यानी धारा क्या होगी, इतने तक व्यय होगी, ठीक है, पर अभी भी चुंबकन बल का मान क्या है, जीरो है, सॉरी चुंबकन है जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या अभी भी जीरो है। जैसे जैसे धारा देता जाऊंगा तो क्या होगा, अब चुंबकन बल बनना यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या होगा कि मैंने सप्लाई हटा दी है, तो सप्लाई हटाती जो चुंबकन बल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अवशिष्ट चुंबक तो फिर क्या होगा, इतना यहाँ पर बच जाएगा। अब क्या होगा, फिर से मैं सप्लाई दूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको नष्ट करने में क्या होगा कि व्यय हो जाएगा, और यहाँ पर अभी भी धारा क्या है, अभी भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व नहीं बना है, पर कि धारा स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसको नष्ट करने में अब क्या होगा, फिर से धारा स्टार्ट होगी, और फिर मैंने जीरो किया, इस तरीके से ये क्या होगा, बनता रहेगा। यानी हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है कि जब कोई भी मैग्नेट यानी कोर की चुंबकीय पदार्थ की होती है, उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि जब धारा का मान जीरो करने पर उसका चुंबकीय फ्लक्स जीरो नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स का मान बच जाता है, उसको क्या बोला जाता है,
इसको बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व बोला जाता है, ठीक है। इसी अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जो धाराव्यय होती है उसको बोला जाता है हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है, यानी हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है? कोर के अंदर। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं BH कर्व। अब क्या होता है? BH से पिछड़ जाता है। हिस्टैरिसीस हानि में कौन पिछड़ता है? क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्टैरिसीस हानि के अंतर्गत किन दो बिंदुओं के बीच वक्र खींचा जाता है? तो आप क्या बताओगे? B और H के मध्य। B क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। H क्या होता है? चुंबकन बल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉसेज में कौन किससे पिछड़ जाता है? तो आप बताओगे कि B होता है वो H से पिछड़ जाता है, यानी B का मान तो क्या हो जाता है? B का मान, जैसे H का मान तो क्या हो गया? 0 हो गया, पर B क्या है? अभी भी 0 नहीं होता है। जैसे वोल्टेज दूंगा तो क्या होगा कि B का मान 0 होगा, पर H का मान आगे चला जाएगा, यानी B H से क्या होता है? पिछड़ने का गुण ही क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस कहलाता है। तो आज से आप डेफिनेशन बोलोगे कि हिस्टैरिसीस किसे कहते हैं लॉस, आप बताओगे कि B H से पिछड़ने का गुण ही क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से पिछड़ने, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकन बल से पिछड़ने का गुण क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले के बारे में कि हिस्टैरिसीस जो लॉस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PH नीटा BM मैक्सिमम स्क्वायर, यानी हिस्टैरिसीस जो लॉसेज होते हैं उसको लिया जाता है पावर के अंदर। जैसे पावर H का मतलब होता है हिस्टैरिसीस, पावर ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। तो अब क्या होता है? नीटा B 1.6 मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद में आएगा F और V, FV, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस के अगर फॉर्मूले की बात करें तो आता है कि आपका PH यानी पावर ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस, नीटा ये नियतांक का मान है, BM यानी अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 1.6 क्या है? नियतांक है, F यानी फ्रीक्वेंसी, V यानी वोल्टेज। तो हिस्टैरिसीस फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो ये हिस्टैरिसीस का फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा कि हिस्टैरिसीस फॉर्मूले में अगर आपको इस तरीके का मान दे दिए जाएंगे तो आप निकाल सकते हो हिस्टैरिसीस लॉस को, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, यानी जो हिस्टैरिसीस लॉस की अगर बात करें कि किन किन कारकों पर वो डिपेंड करता है। अगर किसका मान कम कर दिया जाए तो लॉसेज कम हो जाएंगे, किसका मान अगर ज़्यादा होता है तो लॉसेज का मान बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है, अगर मैं बात करूँ कि समानुपात की, तो ये भी नियतांक है और ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यानी अगर बात करूँ मैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान अगर ज़्यादा होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस का भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सीधी सीधी इस बात कहते हैं कि यहाँ पर उसके बाद में आता है फ्रीक्वेंसी का मान। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाता हूँ यानी आवृत्ति का मान बढ़ाता हूँ, अगर मैंने आवृत्ति का मान 2 गुना कर दिया गया है तो आप बताइए कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं वो कितना गुना बढ़ जाएंगे? हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या हो जाएंगे? 2 गुना हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? इसके समानुपात में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर V यानी वोल्टेज की। हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं वो वोल्टेज के क्या होते हैं? समानुपाती। अगर वोल्टेज, सॉरी ये वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर दिया गया आपका आयतन होता है V यानी कोर का आयतन, वॉयलेंस जिसे बोला जाता है, यानी कोर के आयतन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर मैं कोर का आयतन बढ़ा दूंगा, यानी पहले मैंने इतनी आकार की कोर ली, अब क्या करता हूँ कि मैंने कोर का जो आयतन है वो बढ़ा दिया इस तरीके से, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो रेजिड्यूल मैग्नेट है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अगर कोर का मान बढ़ाने पर, कोर की लंबाई या फिर इसका आयतन बढ़ाने पर हिस्टैरिसीस हानि लॉसेस भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो आप सीधा सीधा बताओगे कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं वो वोल्टता के समानुपाती, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, सॉरी वॉयलेंस के समानुपाती यानी आयतन के समानुपाती, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, और क्या आता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के भी क्या होता है? समानुपाती होते हैं। तो ये था हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस अगर ग्रीक भाषा की शब्द में देखा जाए, हिस्टैरिसीस किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिछड़ना। यानी हिस्टैरिसीस कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है पिछड़ना, यानी ये किस पिछड़ जाता है, यानी BH से पिछड़ने का गुण ही क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस कहलाता है। तो आज के बाद आप हिस्टैरिसीस लॉसेज याद रखें। अब बात करते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम कैसे किया जाता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस को अपनों ने पढ़ा था कि कोर के अंदर कि ये लॉसेज सबसे कम से कम हो तो ऐसा कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो बोला जाता है कि अगर आप कोर ले रहे हो यानी हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना है तो आप कोर हमेशा किसकी लोगे? सिलिकॉन स्टील की।
सिलिकॉन स्टील की कोर ली जाती है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या सुविधा अपनाई जाती है? तो आप बताओगे कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की कोर उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप सभी को पता है कि इसके अंदर 3 से 5% क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा होती है, और जो 95% वो क्या होती है, स्टील की मात्रा होती है। ठीक है, आप सभी ये याद रखें। ये आपकी किस प्रकार की हानि है? स्थिर हानियां। अब बात करते हैं 2 नंबर भंवर द्वारा हानि यानी एडी करंट लॉस के बारे में। भंवर द्वारा हानि, अगर बात करें कि भंवर द्वारा हानि इंग्लिश में बोला जाता है एडी करंट लॉस। आप सबसे पहले देखो कि वर्ड क्या बोल रहा है, यानी वर्ड की जो लैंग्वेज है वो क्या बोल रही है कि भंवर द्वारा हानि। भंवर द्वारा हानि क्या होती है? भंवर क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, जैसे पानी के अंदर भंवर बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये लॉसेज अगर आकृति में देखा जाए तो क्या होता है कि कोर के ऊपर भंवर के रूप में क्या होता है कि वोल्टा का अनावश्यक रूप से लॉस करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है भंवर द्वारा हानि। भंवर द्वारा हानि। अब बात करते हैं कि ये लॉसेज कैसे होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, अब बात करता हूं कि यहां पर एक मैंने अल्टरनेटर लिया है। आप सब लोग देखते होंगे शादी विवाह के अंदर जो पार्टियों में जनरेटर जिसे बोलते हो आप, इसके ऊपर क्या लगाया गया है? एक कोर लगाई गई है। एक ये भी उदाहरण ले लेते हैं अपने, एक ट्रांसफार्मर का भी ले लेते हैं उदाहरण। अगर अभी चैप्टर चल रहा है ट्रांसफार्मर तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के हिसाब से, तो मैंने क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने से क्या होगा कि इसके अंदर प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और ये कोर के माध्यम से क्या होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, और इस फ्लक्स का क्या होगा? छेदन होगा। ठीक है, छेदन कौन करता है? यानी कोई कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या है अपने मान दे कि कम से कम होना चाहिए। तो कॉपर क्या करता है कि इसका छेदन करता है। अब बात करते हैं कॉपर मान लेते हैं कि 95% फ्लक्स का छेदन कर लेता है, बाकी जो 5% जो होता है फ्लक्स होता है वो क्या होता है? लॉसेस के अंदर चला जाता है। यानी कोर भी क्या है आपकी कंडक्टर है, यानी चालक है, सिलिकॉन स्टील धातु होती है। ठीक है, और वो भी क्या आती है कि एक है इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? चालक है। तो जैसे कोर के माध्यम से अंदर फ्लक्स जाएगा तो कोर भी क्या करेगी? इस फ्लक्स का क्या करेगी? छेदन करेगी। तो छेदन करने के कारण क्या होगा कि सेम अन्योन प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्शन यानी फैराडे के जो विद्युत प्रेरण चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या होगा कि इस कोर के अंदर भी क्या हो जाएगा? एक है ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस कोर में भी क्या हो जाएगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और वो ईएमएफ क्या होगा कि कोई काम का भी नहीं होगा, और यहाँ पर इस तरीके से कोर के अंदर क्या होगा कि अनावश्यक रूप से फ्लक्स के मान को कम करता रहेगा, और ये जो लॉसेज हैं ये क्या करते हैं कि उष्मा के रूप में बाहर निकलते हैं, जिससे क्या होगी? कोर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होती रहेगी। तो इसी जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ये क्या कर रहा है कि जो मेन ईएमएफ का क्या करता है कि विरोध करता है, या फिर चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है एडी करंट लॉस। और भंवर द्वारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोर के ऊपर भंवर के रूप में इस तरीके से यूं घूमता रहता है। ठीक है, तो भंवर द्वारा हानि आपको समझ में है कि भंवर द्वारा हानि कैसे होती है। अब बात करते हैं कि जैसे जनरेटर के अंदर तो क्या होता है कि एक चुंबकीय फ्लक्स इस तरीके से जा रहा है। जैसे मैं इस आर्मेचर को घुमाऊंगा तो घुमाने से क्या होगा कि चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा। इसमें क्या है कि कॉपर की वाइंडिंग की गई है। ठीक है, कॉपर की वाइंडिंग की गई, ये कॉपर की वाइंडिंग है, ये भी क्या है कि इन चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगी। ठीक है, और उसके ऊपर जो कोर स्थापित की गई है, वृत्ताकार में जो कोर स्थापित की गई है वो भी क्या करेगी? इन चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगी। तो वाइंडिंग में भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, और कोर में भी क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो कोर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो क्या होगा? कोई काम का नहीं होता, और वो क्या होता है? कोर के ऊपर इस तरीके से घूमता रहता है, और जो वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ ईएमएफ है वो क्या करते हैं? अपने आउटपुट के रूप में लोड को अपने दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कहलाता है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? एडी करंट लॉस। ठीक है, यानी भंवर द्वारा हानि जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले के बारे में कि एडी करंट जो लॉस होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो
फॉर्मूला अगर देखें तो एडी करंट को भंवर द्वारा हानि बोला जाता है और ई से डिनोट किया जाता है, यानी पावर ऑफ एडी करंट लॉस नीटा नियतांक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बी मैक्सिमम यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के कारण, यानी जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स होगा उतने ज़्यादा ईएमएफ कटेगा और उतना ज़्यादा क्या होगा, भंवर ज़्यादा लॉसेज होंगे। तो बी मैक्सिमम एफ बी एम स्क्वायर और यहाँ पर आएगा आपका एफ स्क्वायर और आएगा टी स्क्वायर, यानी ये जो लॉसेज होते हैं ये सारे वर्ग में चलते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए कि पावर ऑफ एडी करंट लॉस के बारे में, तो बी मैक्सिमम की स्क्वायर, एफ की स्क्वायर और टी की स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। टी यानी थिकनेस है यहाँ पर कोर की मोटाई। अगर आप कोर की मोटाई को आप दुगना कर देते हो, यानी पहले पास कोर क्या थी आपकी 2 सेंटीमीटर की थी, यानी 2 mm की मान लेते हैं। अब क्या होगा, कोर का मान दुगना कर दिया यानी 4 mm कर दिया गया है, तो ये जो लॉसेज होते हैं, लॉसेज क्या होंगे आपके 2 गुना करने पर जो लॉसेज होते हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं, यानी स्क्वायर में चलते हैं। अगर आप 2 गुना कम करोगे तो लॉसेज क्या होंगे, 1/4 भाग कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती, ठीक है। और थिकनेस के भी क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। और बी मैक्सिमम के भी क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर लंबाई बढ़ा देंगे कोर की तो स्टेरेसिस यानी जो एडी करंट लॉस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी वो भी 2 गुना बढ़ जाएगा। और बाकी स्टेरेसिस की बात करें तो वो क्या होता है कि जितना बढ़ाए उतना ही वो बढ़ेगा, यानी समानुपात के अंदर बात करें। और ये क्या होता है, वर्ग में होता है, और ये लॉसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि एडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एडी करंट लॉसेज होते हैं वो सिलिकॉन स्टील की कोर, तो किसकी ले रहे हैं अपने, सिलिकॉन स्टील की। क्यों ले रहे हैं सिलिकॉन स्टील की, क्योंकि स्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। अब क्या होगा कि इन कोर को क्या होता है कि एक ठोस आकार में न लेकर इनको क्या लिया जाता है, पत्तियों के रूप में लिया जाता है, यानी स्ट्रिप जिसे बोला जाता है, यानी छोटी छोटी पत्तियां होती है। जिससे आपने देखा होगा कि जो छोटे टाइम में एलिमीटर होता था, ट्रांसफार्मर छोटा सा आपने देखा होगा, उसको आपने तोड़ा होगा तो उसमें क्या होती है कि अलग ई आकार की क्या निकलती है, अलग अलग पत्तियां निकलती है। वो पत्तियां क्या होती है कि वो पत्ती किसकी बनाएगी, सिलिकॉन स्टील की, यानी भंवर द्वारा लॉस को कम करने, एडी का स्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। अब जो पत्तियां लगाएगी अलग अलग, यानी अनेक पत्तियों को जोड़कर एक कोर का निर्माण किया गया है। यानी जो पत्तियां लगाएगी वो किस लिए लगाई गई है, यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए पत्तियों लगाई जाती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अगर बात करते हैं कि पत्तियों को अलग अलग लगाकर और इनके बीच में क्या कर दी जाती है, वार्निश कर दी जाती है। यानी बात की जाए कि मैंने एक पत्ती ली ई आकार की और इसके ऊपर क्या कर दी, वार्निश कर दी, फिर इसके ऊपर एक और पत्ती लगा दी, फिर इसके ऊपर वार्निश कर दी, फिर एक और उसके ऊपर पत्ती लगा दी। ऐसे करते करते क्या होता है कि ये जो पत्तियां होती है इस तरीके से इनके बीच में क्या हो जाएगा, एच अलग आ गया, फिर पत्ती आ गई, फिर एक एच अलग, फिर पत्ती, फिर एच अलग। यानी एक पत्ती दूसरी पत्ती से अलग रखने के लिए क्या होता है कि उसके बीच में एच अलग भर दिया जाता है, यानी एक वार्निश की जाती है। यानी पत्तियों को क्या किया जाता है, लैमिनेटेड किया जाता है, यानी इसे बोलते हैं लैमिनेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप बताओगे कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को क्या किया जाता है, लैमिनेटेड किया जाता है, यानी वार्निश की जाती है। अगर अपने वार्निश नहीं करेंगे तो इसके अंदर, ये कोर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो इसमें आ जाएगा, इस वाला इसमें आ जाएगा, इसमें ऐसे करते करते क्या होगा, पूरी कोर के अंदर क्या होगा कि ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि एक कोर 2 वोल्ट उत्पन्न कर रही है तो यहाँ पर अगर 10 पत्तियां लगाई गई है तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 20 वोल्ट का क्या हो जाएगा, लॉस होगा। अगर दोनों पत्तियां अलग अलग है, ये पत्ती इससे अलग है, ये पत्ती इससे अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2-2 वोल्ट का जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, जो लॉसेज है 2-2 वोल्ट का मान लेते हैं, तो वो क्या होगा, इसी के अंदर होगा, यानी कम होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि एक ठोस लोहे को न लेकर अलग अलग पत्तियों के रूप में स्टेटर या फिर कोर का निर्माण किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेज को कम से कम किया जा सके, ठीक है। इसके क्वेश्चन हर बार आईटीआई के एग्जाम में या फिर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है स्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस के बारे में, कि स्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां ली जाती है। और बात करें कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए तो आप बताओगे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को क्या किया जाता है, लैमिनेटेड करके
इसे बना दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पत्तियां यानी जो कोर यूज में लाई जाती है उनका साइज क्या रखा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो पत्तियां यूज में लेते हैं इनका अगर साइज की बात करें कि आपको साइज कम से कम कितना लेना चाहिए, तो आएगा 2.5 से लेकर 0.27 mm, यानी 2.7 या फिर 2.5 से लेकर 0.27 mm के बीच में अगर आप निकाल सकते हो। यानी एक पत्ती है, इसकी जो मोटाई होती है वो होगी 2.5 से 0.27 mm तक, यानी इतने आकार की पत्तियां ली जाती है। अगर अपना जो ट्रांसफार्मर में है वो 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर कार्य कर रहा है तो पत्तियां जो यूज में ले रहे हैं उनका जो आकार है वो क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए, 2.5 से लेकर 0.27 mm के बीच के अंदर। ठीक है, अब ये जो स्थिर हानियां थी ये आपकी दो टाइप की थी जो कंप्लीट होगी, हिस्टैरिसीस और भंवर दाना। अब बात करते हैं अपनी गतिशील हानि के बारे में। गतिशील हानि के बारे में बात करें कि ये क्या करती है कि लोड के मान पे डिपेंड करती है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि लोड का मान मैंने 2 गुना बढ़ा दिया गया है तो इन गतिशील हानियों का डायनेमिक जो लॉसेज होते हैं उनका मान भी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। यानी सीधी सीधी इस बात की जाए तो ये हानियां क्या करती है, वाइंडिंग पे डिपेंड करती है। वाइंडिंग पर ये हानियां होती है। ठीक है, अगर बात बोली जाए कि कॉपर हानियां, जिसे बोला जाता है पीसी, यानी पावर ऑफ कॉपर लॉस। पावर ऑफ कॉपर लॉस क्या होता है कि वाइंडिंग के अंदर अगर मैं लोड का मान बढ़ाता हूं तो हानियों का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कॉपर लॉस बढ़ जाता है। और कॉपर लॉस होता है वो आपके गतिशील हानियों के अंतर्गत आता है, यानी कॉपर लॉस का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर मैं 2 गुना लोड को कम कर दूंगा तो कॉपर का मान भी क्या हो जाएगा, इस हानि का कम हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है गतिशील हानियां, यानी ये लोड के परिवर्तन से क्या होती है, परिवर्तित होती है। जबकि स्थिर हानियां होती है वो लोड परिवर्तित हो चाहे ना हो, ये क्या रहती है, फिक्स रहती है। अब बात करते हैं कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो I²R होता है, यानी सीधी सीधी सी बात की जाए कि ये प्रतिरोध पर निर्भर करती है। यानी जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा वाइंडिंग का उतनी ज़्यादा क्या होगी कि धारा के वर्ग की क्या होती है, ये लॉसेज होते हैं, यानी धारा के वर्ग के लॉसेज होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा लोड होगा या रेजिस्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा स्क्वायर में क्या होगी, धारा बहेगी और लॉसेज का मान भी क्या आएगा, उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि जो डायनेमिक हानियाँ होती है वो कॉपर यानी तांबर के अंदर वाइंडिंग के अंदर पाई जाती है डायनेमिक हानियां, और ये गतिशील प्रकार की हानियां होती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो ये क्या होता है, I²R होता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं अपने आगे कि जो लॉसेस थे डायनेमिकल थे और एडी करंट थे जो कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं कि स्ट्रे हानियां, 3 नंबर आती है आपकी स्ट्रे हानियां। स्ट्रे हानियां आप लोगों ने पढ़ी है, साहित्य की पढ़ी हो। स्ट्रे हानियां ये आपकी 1 नंबर थी, ये 2 नंबर। अब आती है आपकी 3 नंबर स्ट्रे हानियां। स्ट्रे हानियां क्या होती है कि जो मेन टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, क्या होता है, मेन टैंक होता है। अब बात करते हैं कि जो कोर होती है, कोर ट्रांसफार्मर मेन टैंक के अंदर होती है। कोर का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि लीकेज होता है, कुछ हद तक क्या होता है, लीकेज हो जाता है। और वो क्या है कि जैसे कि ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक होता है वो MS यानी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील से क्या होगा कि वो भी क्या करेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करेगा, जिससे क्या होगा कि लॉसेज होंगे और उस लॉसेज को बोला जाता है स्ट्रे हानियां। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर मेन टैंक क्या करता है कि चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, छेदन करता है, जिसके कारण क्या होती है कि भंवर धारा स्ट्रे हानि उत्पन्न होती है। यानी इसको बोला जाता है भंवर धारा स्ट्रे हानियां क्या करती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस का वो चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करेगा, थोड़ा थोड़ा जो लीकेज होगा उसका करेगा ओनली फॉर। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, भंवर धारा हानि होगी, इसको बोला जाता है स्ट्रे हानियां बोला जाता है। ठीक है, ये क्या कर, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि स्ट्रे हानियां ट्रांसफार्मर के निम्न में पार्ट में होती है, तो आप क्या बताओगे कि ट्रांसफार्मर के जो मेन बॉडी होती है उसमें क्या होती है, स्ट्रे हानियां पाई जाती है। अब बात करते हैं कि 4 नंबर जो लॉसेज आते हैं वो आते हैं आपके परावैद्युत मशीन।
परावैद्युत हानियाँ, यानी परावैद्युत की बात की जाए जैसे कि अपने ट्रांसफार्मर, ऑयल या फिर पेपर। 4 नंबर आती है आपकी परावैद्युत हानियाँ। परावैद्युत हानियाँ क्या होती है कि जो परावैद्युत का मतलब है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी पेपर हो गया या फिर ऑयल हो गया। ऑयल और पेपर का कार्य क्या होता है कि अचालकता प्रदान करना, और ऑयल का कार्य क्या होता है अचालकता भी प्रदान करता है और कूलिंग भी करता है। तो क्या होता है कि उसके कारण जो लॉसेज होते हैं, यानी उसका अगर बात की जाए कि जैसे कि अचालकता उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी वो वोल्टेज सहन सीमा जो ऑयल की है वो कम हो रही है, और कूलिंग भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर भी लॉसेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन लॉसेज को बोला जाता है कि परावैद्युत हानियाँ। और परावैद्युत हानियाँ के अंदर आपके 2 प्रकार के आते हैं, यानी एक तो पेपर और एक क्या आता है ऑयल। ये दो क्या करते हैं कि अचालकता का कार्य करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। और इन दोनों के कारण जो हानि होती है वो आपकी कौन सी होती है, परावैद्युत हानियाँ। और जो मेन टैंक में होती है जो हानि, उसको बोला था स्ट्रे हानियाँ, ठीक है। और गतिशील हानियाँ, आपको पता है कि वाइंडिंग में जो हानियाँ होती है उसको बोला जाता है गतिशील हानियाँ। और जो कोर के अंदर होती है आपकी 2 प्रकार की हानियाँ होती है, जैसे कोर में होती है हानियाँ उसको बोला जाता है स्थिर हानियाँ। स्थिर हानियों के अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम था चुंबकीय हानियाँ। चुंबकीय हानियाँ और लोहा हानियाँ आपकी 2 तरीके से थी, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। इनके बारे में आज से पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी, और समझ में आई आप सभी को, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।